लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था विद रिगार्ड टू द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और कहा था नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका आंसर बताऊंगी। तो आज मैं उसका आंसर बताने वाली हूँ, साथ ही साथ मैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, दिस इज श्रेया पांडे एंड आई वेलकम यू ऑल टू द LawEd channel. In this video, we are going to discuss the practice MCQs of the administrative law, which will be beneficial for your All India Bar examination. तो कल का हमारा ये क्वेश्चन था कि द कंसेप्ट ऑफ ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन, इनमें से कौन से कंट्री में ये कंसेप्ट को डेवलप करा गया था। ओके, एंड वी हैड ऑप्शंस फ्रांस, इंडिया, कनाडा और ब्राजील। तो कुछ बच्चों ने इसका बिल्कुल सही जवाब दिया है एंड दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट मींस फ्रांस। द कंसेप्ट ऑफ ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन फ्रांस। ओके, और आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है which among the following, this is question number 32, okay, which among the following is correct regarding a quasi judicial decision। हम quasi judicial decision के बारे में बात कर रहे हैं और इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। Is it option number A, that is the presentation of the case, option number B, ascertainment of questions of law on basis of submission of legal arguments, option number C, ascertainment of question of fact by means of evidence given by the parties, or is it option number D, that is a decision which disposes of the whole matter by applying law to the facts। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज यहाँ पर क्वासी जुडिशियल डिसीजन के रिगार्डिंग में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो सही स्टेटमेंट है कि जो डिसीजन विच डिस्पोजेस ऑफ द होल मैटर बाय अप्लाइंग लॉ टू द फैक्ट्स, दिस इज करेक्ट विद रिगार्ड टू द क्वासी जुडिशियल डिसीजन। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज इनंसिएटेड by Supreme Court in connection with delegated legislation। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो इनंसिएट किया गया था विद रिगार्ड टू द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। इज इट ऑप्शन नंबर ए, दैट इज देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन डेलीगेशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, ऑप्शन नंबर बी, the limitation upon delegation of power is that the essential legislative power cannot be delegated, option number C, power of delegation is not ancillary to the power of legislation, or is it option number D, that is the legislative power cannot be delegated। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के रिगार्डिंग में भी कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। अगर आपने उस वीडियो को ध्यान से देखा है तो इसका आप सही आंसर बता सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सुप्रीम कोर्ट ने विद रिगार्ड टू डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहा है कि द लिमिटेशन अपॉन डेलीगेशन ऑफ पावर इज दैट द एसेंशियल लेजिस्लेटिव पावर्स कैन नॉट बी डेलीगेटेड। जो एसेंशियल लेजिस्लेटिव पावर होते हैं उसे हम डेलीगेट नहीं कर सकते हैं। ओके, अदरवाइज जो अदर पावर्स हमारे होते हैं वो हम एग्जीक्यूटिव को या किसी अदर बॉडी को हम डेलीगेट कर सकते हैं लेजिस्लेटिव पावर। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is the decision in मेनका गांधी is important in administrative law। सी, मेनका गांधी का केस भी हमने डिस्कस करा था और इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है अगर आपने लास्ट वीडियो ध्यान से देखा है तो। इज इट ऑप्शन नंबर ए, रूल ऑफ एविडेंस, ऑप्शन नंबर बी, रूल ऑफ हियरिंग, ऑप्शन नंबर सी, सेपरेशन ऑफ पावर, और इज इट ऑप्शन नंबर डी, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। Which of the following decision in मेनका गांधी is important in administrative law। तो मेनका गांधी के केस में हमने बात करी थी ऑडी अल्ट्रम पार्टम की। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, दैट मीन्स रूल ऑफ हियरिंग। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द ग्राउंड्स बाय विच जुडिशरी मे इंटरफियर with awards and orders of the administrative tribunal। कौन से ऐसे ग्राउंड हैं जिन बेसिस पर जुडिशरी इंटरफेयर कर सकती है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के अवार्ड्स एंड ऑर्डर्स पर। इज इट ऑप्शन नंबर ए, वेयर द ट्राइब्यूनल हैज एक्टेड विदाउट जुरिसडिक्शन। ओके,
Option number B, where the tribunal has acted in violation of principles of natural justice. Option number C, no judicial interference is possible with awards and order of tribunal. Okay, no judicial interference. या फिर option number D, where the award of tribunal is arbitrary and malicious. Award को ही हम arbitrary और malicious कह रहे हैं. तो इनमें से कौन से ग्राउंड पर जुडिशरी इंटरफियर कर सकती है? और इसका सही आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जब ट्राइब्यूनल ने प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को वायलेट किया है, क्योंकि हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को फॉलो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है. ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हाट ग्राउंड डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हैज ग्रोन इन इंडिया? इनमें से कौन से ग्राउंड पर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को ग्रो किया गया है इंडिया में? Is it option number A, that is due to the constitutional provision encouraging delegated legislation? Option number B, as a consequence of Supreme Court decision exhorting delegated legislation? Option number C, because of the great pressure of work on legislature? या फिर option number D, due to the demand of bureaucracy to have legislative powers? ओके, हम बात कर रहे हैं इनमें से कौन सी ऐसी वजह है जिस वजह से हमें डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का पावर लाना पड़ा इंडिया में. तो इसका सही आंसर हो जाने वाला ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेट प्रेशर ऑफ वर्क ऑन द लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर पर बहुत सारा प्रेशर है वर्क का, इसीलिए उन्हें डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की पावर मिली है, जिस बेसिस पर वो अपनी पावर किसी और को डेलीगेट कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन जो उनका एसेंशियल पावर्स होता है वो डेलीगेट नहीं किया जा सकता है. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन लोकपाल इन इंडिया वाज फर्स्ट रिकमेंडेड? कौन से इंस्टीट्यूशन के द्वारा लोकपाल को इंडिया में पहली बार रिकमेंड किया गया? इज इट 13th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन, 11th रिपोर्ट ऑफ द लॉ कमीशन, ऑप्शन नंबर सी सरकारिया कमीशन, या फिर ऑप्शन नंबर डी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन? लोकपाल की हम बात कर रहे हैं. ओके, and the correct answer to this question will be option number D, that is एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के द्वारा हमने लोकपाल को इंडिया में पहली बार इंट्रोड्यूस करा. ओके, पहली बार रिकमेंड किया गया था एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के द्वारा. ओके, when ombudsman has been appointed for the first time in India? Is it option A, that is 1972, option number B 2001, option number C 1976, or is it option number D, that is none of the above? For the first time कब appoint किया गया था? So the correct answer to this question will be option number D, that is none of the above. हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें. तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पिक्यूनरी बायस? पिक्यूनरी बायस का क्या मतलब होता है? इज इट ऑप्शन ए, दैट इज द पिक्यूनरी बायस डिनोट्स द मॉनेटरी इंटरेस्ट of the adjudicator in subject matter of the dispute? Option number B, pecuniary bias denotes certain relationship between the decision making authority and the person in relation to which decision is being taken. Option number C, pecuniary bias means the issue in question. Or is it option number D, that is pecuniary bias means issues or policies being conversed before the judge? Pecuniary bias का क्या मतलब होता है? And the correct answer to this question will be option number A, that is the pecuniary bias denotes the monetary interest of the adjudicator in subject matter of the dispute. हमारा next question है, judicial control over delegated legislation is exercised through which of the following? Delegated legislation पर जो जुडिशियल कंट्रोल होता है वो किस तरह से किया जा सकता है? क्या इश्यू ऑफ रिट्स के द्वारा होता है जुडिशियल कंट्रोल, इश्यू ऑफ समन के द्वारा होता है, इश्यू ऑफ प्रोक्लेमेशन के द्वारा होता है, या फिर इश्यू ऑफ वारंट के द्वारा होता है? क्वेश्चन नंबर 40.
Judicial control over delegated legislation is exercised through which of the following? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इशू ऑफ रिट्स. ओके. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज regarding the publication of the delegated legislation, which of the following statement is correct? हम बात कर रहे हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के पब्लिकेशन के द्वारा के बारे में. ओके. तो इनमें से कौन सा आंसर सही है? इज इट ऑप्शन ए, दैट इज इट नीड नॉट बी पब्लिश्ड एज इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज. Option number B, it must in each and every case be published. Option C, it is published through Gazette of India. Or is it option number D, that is both B and C? तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. दैट मीन्स सारे मामलों में इट एवरी केस इट मस्ट बी पब्लिश्ड. ओके. पब्लिश करना हमें जरूरी है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, और ये पब्लिश किया जाता है थ्रू गजेट ऑफ इंडिया. ओके. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द करेक्ट आंसर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल जनरली एक्सरसाइज. स्टेट द करेक्ट आंसर. ओके. एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल जनरली क्या एक्सरसाइज करता है? क्या ये क्वासी जुडिशियल फंक्शन एक्सरसाइज करता है, प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस एक्सरसाइज करता है, जुडिशियल फंक्शन एक्सरसाइज करता है, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन? हम बात कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के बारे में, एंड इसका सही आंसर हो जाने वाला ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द क्वासी जुडिशियल फंक्शन. ओके. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which is the first state to enact लोकायुक्ता एक्ट. लोकायुक्त एक्ट इनमें से कौन से स्टेट ने पहली बार स्टैब्लिश करा था, इनैक्ट करा था? ओके. इज इट महाराष्ट्र, उड़ीसा, एमपी और उत्तर प्रदेश? तो क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज उड़ीसा. ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ओके. First state to enact Lokayukta Act was Odisha. The next question is, which of the following statement is correct about judicial review? Judicial review के बारे में इनमें से कौन सा statement correct है? Is it option A, that is, in case of purely administrative action, the scope of judicial review is narrower than in case of quasi-judicial action? Option B, in case of purely administrative action, the scope of judicial review is wider than in case of quasi-judicial action. Option number C, judicial review is not possible in case of purely administrative action. Or is it option number D, that is, judicial review is not possible in case of quasi-judicial action? इनमें से पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू जुडिशियल रिव्यू. ओके. और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इन केस ऑफ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज नैरोअर देन इन केस ऑफ क्वासी जुडिशियल एक्शन. ओके. जुडिशियल रिव्यू इज नैरोअर देन इन केस ऑफ क्वासी जुडिशियल एक्शन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the main purpose of Central Vigilance Commission is to check corruption amongst. Central Vigilance Commission का तो काम होता है कि वो करप्शन पर चेक रखें. तो किसके लिए, किसके बीच, किसके करप्शन पर चेक वो रख रहे हैं? क्या वो गवर्नमेंट सर्वेंट के करप्शन पर चेक रखेंगे, मिनिस्टर्स के करप्शन पर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के करप्शन पर, या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर के करप्शन पर चेक रखेगी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन? तो क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज गवर्नमेंट सर्वेंट्स. ओके. तो द मेन पर्पस ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इज टू चेक करप्शन अमंगस्ट द गवर्नमेंट सर्वेंट. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज द लॉ रिलेटिंग टू पावर्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ. पावर्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ क्या लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज या कोर्ट्स ऑफ लॉ?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी। हम बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में, तो दिस लॉ इज रिलेटिंग टू द पावर एंड प्रोसीजर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज। बहुत इजी क्वेश्चन है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज द बॉडी ऑफ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इनमें से किसका बॉडी है? लॉ दैट गवर्न्स एक्टिविटीज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज ऑफ गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर बी, law that governs the activities of the constitutional agencies of the government. Option number C, that is law governs the legal activities of the government. Or is it option number D, that is law that governs the panchayat activities of the government? We are talking about the administrative law is a body of. And the correct answer to this question is option number A, that is the law that governs the activities of the administrative agencies of the government. हमारा next question है, agencies are established to provide dash agencies, यहाँ आपको fill करना है, dash agencies are established to provide regulation. क्या executive agencies, judicial agencies, law abiding agencies या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज? तो क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज आर एस्टैब्लिश्ड टू प्रोवाइड रेगुलेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेटमेंट्स ऑफ डैश अनाउंस अ प्रपोज्ड कोर्स ऑफ एक्शन दैट एन एजेंसी इंटेंड्स टू फॉलो इन द फ्यूचर। पॉलिसी, कन्विक्शंस, इंटेंट या इंटरप्रिटेशन? क्वेश्चन एक बार आप ध्यान से पढ़िए। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के क्वेश्चंस आपको करने ही पड़ेंगे बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की डायरेक्ट हमारे पास नहीं है, हमें पहले से पढ़कर जाना पड़ेगा। ओके, आई होप इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से पढ़ लिया। ऑप्शंस एक बार देख लीजिए, पॉलिसी, कन्विक्शंस, इंटेंट या इंटरप्रिटेशन। तो statements of policies announce a proposed course of action that an agency intends to follow in the future. इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पॉलिसी। ओके, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द बाइंडिंग फोर्स ऑफ प्रेसिडेंट इज डिस्ट्रॉयड और वीकेंड बाय। बाइंडिंग फोर्स ऑफ प्रेसिडेंट को हम डिस्ट्रॉय या वीकेंड करते हैं कैसे? क्या पब्लिक ओपिनियन के द्वारा, एब्रोगेटेड डिसीजन के द्वारा, रेस जुडिकाटा के द्वारा, और इज इट ऑप्शन नंबर डी, दैट इज लिस पेंडेंस? बाइंडिंग फोर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द बाइंडिंग फोर्स ऑफ प्रेसिडेंट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एब्रोगेटेड डिसीजन। ओके, तो द बाइंडिंग फोर्स ऑफ प्रेसिडेंट इज डिस्ट्रॉयड और वीकेंड बाय द एब्रोगेटेड डिसीजन। ओके, और इसी के साथ हमारा ये सीरीज कंप्लीट होता है। हमने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। 3 पार्ट्स में मैंने ये सीरीज करी है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की, आप चाहें तो वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही साथ अभी भी हमारे पास 1 वीक है, अगर आप अभी भी सीरियस नहीं है, अभी भी आप AIBE की तैयारी शुरू नहीं किए हैं, तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप मेरे सारे वीडियोस देख लीजिए जो मैंने AIBE 19 प्रिपरेशन करके एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। उस प्लेलिस्ट में मैंने सारे MCQs और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व कराए हुए हैं, आप उन वीडियोस को देखिए। मैं आई बटन में उस वीडियो की, उस प्लेलिस्ट की मैं लिंक दे दूंगी। साथ ही साथ आप डायरेक्ट पढ़िए, इंडेक्स रिवाइज करिए। ऑल द वेरी बेस्ट। इसके बाद मैं आपके लिए कंपनी लॉ के कुछ MCQs लेकर आने वाली हूँ, आप वो कंप्लीट कर लीजिए। ओवरऑल हमारा प्रिपरेशन इस हिसाब से कंप्लीट होने वाला है। ओके, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।